नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है। आपका मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। अंबिकापुर से खबर है, जहां सरकारी अधिकारी बताकर ठगी करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी 150 ग्रामीणों से 30 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। अपने आप को सरकार की योजनाओं के अधिकारी बताकर भोले भाले लोगों से ठगी करते थे। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कंप्यूटर, टैबलेट से उनकी फोटो भी लेते थे। आरोपियों के पास से 2 बाइक, 3 मोबाइल फोन, ठगी के 24,000 रुपए और कई चीजें बरामद हुई हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना के नाम से जो है पर्यवेक्षण अधिकारी बनकर जो है लोगों से ठगी की जा रही है करके सूचना पर जो है हम मुखबिर लगाए और हमारे पुलिस वाले भी लगे हुए थे। और पता चला कि कुछ लोग गंगापुर एरिया में ऐसे संदिग्ध लोग घूम रहे करके, जिसमें से तीनों आरोपियों को जो है हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया गया तो बताया कि स्वीकार किए लोग कि हाँ, हमारे द्वारा जो है रघुनाथपुर, बतौली और अन्य राज्यों में, जिलों में जो है ठगी गई है। अपने आप को परीक्षा अधिकारी बताकर जो भी पैसा आया हुआ है योजना के नाम से, जो घर कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अनकम्प्लीट है, या उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाने के नाम से या बीमा के नाम से, ये लोग जो है मुख्य ठगी करते हैं। शिवपुरी के कोतवाली क्षेत्र के नवाब साहब रोड पर शनिवार की रात सरपंच पर सरपंच पति ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। हालांकि इस घटना में सरपंच की बाल बाल जान बच गई। रात में चली गोलियों की गूंज से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। इस मामले की खास बात यह है कि सरपंच के घर हुए हमले के बाद मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची। इसके बाद तीनों भाई अपने साथियों के साथ हंगामा करते हुए मौके से निकल गए। पुलिस तमाशबीन बनी रही। उधर सरपंच की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने सरपंच पति सहित उनके 2 भाइयों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बलरामपुर जिले में धान केंद्रों से समय से धान का उठाव नहीं होने के चलते समिति प्रबंधकों की परेशानी बढ़ गई है। धान की बम्पर खरीदी के चलते समितियों को धान की डिलीवरी ऑर्डर मिलने में देरी हो रही है, जिसके कारण धान खराब होने की चिंता जाहिर की जा रही है। इस बार जिले में 25,85,980 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। विपणन अधिकारी ने कहा है कि जल्द धान के उठाव के लिए डिलीवरी ऑर्डर जारी की जाएगी। समिति बलरामपुर में 82,150 क्विंटल धान खरीदी हुआ है, जिसमें से 58,740 क्विंटल उठ गया है और 23,410 क्विंटल शेष है। अगर जल्द उठाव नहीं होता है तो आकस्मिक मौसम खराब होने से कई नुकसान हो सकता है। जैसे धान भीग गया तो उसमें क्या है कि धान खराब हो सकता है। इस बार धान का उठाव विगत वर्षों से बहुत धीरे है। इस बार मेरा टोटल खरीदी है 81,106 कुंटल है और उठाव हो गया है 58,700 कुछ कुंटल हो गया है। शेष हमारे पास बचा है 22,000 कुंटल, जो कि 22,000 कुंटल बहुत ज़्यादा होता है। रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी मौसम लगातार 4-5 दिन खराब था, लगातार पानी आ रहे थे। त्रिपाल से ढकना और उसके अंदर ढकने के बावजूद भी सीपेज के माध्यम से हल्का हल्का पानी अंदर चल जाता है। हम लोग चाहते हैं कि जितनी जल्द हो सके धान का उठाव हो जाए, जिससे समिति शॉर्टेज से बचे, कर्मचारियों को नुकसान ना हो, समिति को नुकसान ना हो। वर्तमान में इस खरीफ 23-24 में 25,85,980 क्विंटल की धान की खरीदी हुई है, जिसमें अभी तक 18,83,354 क्विंटल का डीओ जारी किया जा चुका है। उसके अगेंस्ट में 70% का उठाव हो चुका है। वर्तमान में केवल जिले में 7 लाख के लगभग का डीओ जारी किया जाना शेष है। फिर से जो नया टारगेट था, टारगेट आ चुका है, फिर से डीओ जारी हो चुका है। अभी 40,000 के लगभग डीओ जारी हो चुका है, तो जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी में सालों पुरानी भदा भदा बस्ती को हटाने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। नगर निगम के मुनादी के बाद बस्ती में अफरा तफरी मच गई। एनजीटी ने बस्ती को हटाने का आदेश दिया है। इस बस्ती में 350 मकान हैं। विरोध कर रहे लोगों का समर्थन करने पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। एनजीटी के जज साहब ने जो फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो मानवीय पहलू इसका है उसका भी हम लोग सम्मान करने की आवश्यकता है। मैं डीजीपी साहब से, मुख्य सचिव महोदय से इस बारे में बात करूंगा
और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग एनजीटी ट्रिब्यूनल के सामने भी जाएंगे। इसी 291 नंबर ये वक्फ में भी रजिस्टर्ड है। जब वक्फ में रजिस्टर्ड है तो वक्फ में इनका केस भी चला हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी तत्काल इन्हें यहां से न हटाया जाए और इंतजार किया जाना चाहिए एनजीटी के फैसले का। बच्चों के एग्जाम है, हमारे यहाँ सबके एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम चल रहा है, छोटे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, सबके एग्जाम चल रहे हैं। 3 दिन हो गए हमारे लाइट नहीं है, बिजली पानी तक नहीं दे रहे हैं वो लोग, हमारे पानी तक बंद कर दिया। कई जगहों पे गए मगर कोई सुनवाई नहीं आ रही। पर ये हमारी बात ये है कि हमारे ऐसे बिजली नहीं कटना चाहिए थी, ऐसे लाइट बंद नहीं होना चाहिए था, पानी बंद नहीं होना चाहिए था। ग्वालियर में एक युवक की महिला मित्र के साथ फोटो वायरल हो गई। फोटो पर कमेंट में युवक को बर्बाद करने की धमकी दी गई। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के दामोदर बाग कॉलोनी की। मामले का पता चलते ही पीड़ित क्राइम ब्रांच पहुंचा और मामले की शिकायत की। क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। फोटो वायरल करने वाले आरोपी की तलाश शुरू की गई। प्रिंस गुप्ता निवासी बोड़ापुल के व्यक्ति ने कल जो है क्राइम ब्रांच में जो है एक शिकायत दर्ज कराई कि उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर एक इंस्टाग्राम से मैसेज आया और उसने उनको बताया कि मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, धमकी दी उनको। और उनके पर्सनल जो फ़ोटो थे, उनके व्यक्तिगत जो फ़ोटो थे वो उनकी आईडी पर डाल दिए जिससे वो भयभीत हो जाए। तो उससे परेशान होकर उनके व्यक्तिगत फ़ोटो थे उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर धारा 506, 507 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया और संबंधित इंस्टाग्राम आईडी का पता लगाकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। ग्वालियर में एक बार फिर पुलिस का खौफ दिखाकर ठगी की वारदात करने वाले गैंग की एंट्री हुई है। पुलिस चेकिंग का डर दिखाकर 2 भाइयों से ठगी का मामला सामने आया। मजदूर भाइयों के साथ करीब 1 लाख रुपए की ठगी की गई। ठग कार पर ट्रैक्टर का नंबर लगाकर आए थे। रास्ते में ड्राइवर ने मजदूरों से कहा कि अगर रुपए हैं तो निकाल लें, चेकिंग में पुलिस रुपए पकड़ लेगी। फिर इनके रुपए निकलवाकर कपड़े में रखवा लिए और कुछ दूरी पर उन्हें धक्का देकर कार से उतार दिया। रुपए लेकर फरार हो गए। इस मामले में पड़ाव थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मजदूर बस स्टैंड तिराहे से ही कार में सवार हुए थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जो टैक्सी ड्राइवर था उसने आगे जाके उनको भय दिखाया कि आगे पुलिस चेकिंग चल रही है, पुलिस चेकिंग में तलाशी लेने पर पुलिस सामान जब्त कर लेगी, आप लोगों के पास जो भी सामान हो वो मेरे सुपुर्द कर दो। तो जो ऑलरेडी पहले से 3 लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने अपना नकदी वगैरह जो भी इनका सामान था उसको ड्राइवर को दे दिया और इन लोगों ने विश्वास करके इनके पास से 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए इनने उसको रखने के लिए दे दिए। जिस शिफ्ट कार से लेके गए थे उनको उसका नंबर उन्होंने रिपोर्ट में लिखाया तो उसको ट्रेस करने पर वो शिफ्ट कार रजिस्टर्ड नहीं होकर ट्रैक्टर नंबर था। सीसीटीवी के आधार पर एवं टेक्निकल आधार पर आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और उनके पैसे वापस बरामद किए जाएंगे। छतरपुर जिले में एनडीटीवी की खबर का असर देखने को मिला है। यहां जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला का होमगार्ड के जवान से दुर्व्यवहार करने का वीडियो सामने आया था। एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाया और इसके बाद फरियादी की शिकायत पर डॉक्टर को हटाया गया। संज्ञान लेते हुए उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए हमने उनको अभी वर्तमान में उनकी जिला चिकित्सालय छतरपुर से ड्यूटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भारा में आगामी आदेश तक लगाई है। उनको नोटिस देंगे और फिर उनका भी पक्ष सुना जाएगा। ये तो अभी जो वीडियो वायरल हुआ उसके आगे पीछे क्या पृष्ठभूमि उसकी भी जांच की जाएगी, क्यों प्रवोक किया, क्या हुआ। बीजापुर में नक्सलियों ने एक और वारदात को अंजाम दिया है। यहां कुटरू के दरभा कैंप में तैनात एक सीएएफ जवान की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। जवान तेजाऊ राम वारे कैंप में कंपनी कमांडर के पद पर तैनात थे। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की। सीधी जिले में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। यहां जिले के मझौली में चिड़ियों का शिकार करने आए 3 लोगों की खेत में बिजली का तार से करंट लगने की वजह से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और खेत में बिजली की तार बिछाने वालों की तलाश की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे की चपेट में
यहाँ पर शख्स की जान चली गई है और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार बिजली के तार की जो जाल है या तार जो है उसे खेत में क्यों बिछाया गया, किसने बिछाई, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या इस मामले से ये तार बिछाने का कनेक्शन जुड़ा हुआ है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा मामला है और पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। हरदा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 साल के युवक की मौत हो गई। यहां इंदौर रोड पर पिकअप ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी, जिसमें बाइक पर पीछे बैठे युवक की मौत हो गई। जबलपुर का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कार्यालय में अधिकारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक तंगी के चलते शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। इन कर्मचारियों ने एनडीटीवी को अपना दुख बयां किया है। रिपोर्ट देखिए। इस समय हम जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी जी के साथ हैं। सोनी साहब को तो 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली और ना सिर्फ इनको बल्कि इनकी कार्यालय के 25 से ज्यादा स्टाफ है। फिर अनुदान प्राप्त लगभग 400 शिक्षक हैं। वो बच्चे जो कुंडम के आदिवासी क्षेत्रों में हॉस्टल में रहते हैं, उनका खाना पीना भी 3 महीने से उधारी पर चल रहा है। और 70 कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो अलग अलग स्कूलों पर हैं, उन्हें भी तनख्वाह नहीं मिल रही। अब ये सब बहुत परेशान हैं, लेकिन हम घनश्याम सोनी जी से जानना चाहते हैं कि सोनी साहब क्या बात है, क्यों तनख्वाह नहीं मिल रही इनको? एक कोर्ट केस था पूनम मालवीय मैडम का, उनका कंटेम्प्ट केस था। उस पर माननीय न्यायालय द्वारा के आदेश पर जेडी ट्रेजरी ने वित्त विभाग से अनुमति लेके और फिर भुगतान किया। उनकी पर्सनल प्रेजेंस भी लगी थी। उस पर वित्त विभाग ने एक्शन लेते हुए हमारे कार्यालय के आहरण अधिकार, हमारे कार्यालय का डीडीओ कोड जो है उसको लॉक कर दिया और आहरण अधिकार प्रत्याहरित कर लिए। अब इसमें जो त्रुटि थी जिसको मतलब विभाग ने माना है, तो मेरे पूर्व जो जिला शिक्षा अधिकारी थे श्री एस.के. नेमा जी, उनके द्वारा क्रमोन्नति आदेश में कुछ त्रुटियां हुई हैं। उस त्रुटि का प्रकार यह है कि क्रमोन्नति उन लोक सेवकों को दी जाती है जिन्होंने पदोन्नति से इनकार नहीं किया है, परंतु ऐसे 5-6 लोग थे जिन्होंने पदोन्नति से इनकार किया था और उन्हें क्रमोन्नति आदेश जारी हुए। जब क्रमोन्नति आदेश जारी हुए तो वो प्राचार्य के पास भुगतान के लिए गए। उनमें ये शर्त रहती है कि जेडी ट्रेजरी से उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाए। चूंकि वो शासन के निर्देश के विपरीत थे तो जेडी ट्रेजरी ने अनुमोदन नहीं दिया। ऐसी स्थिति में वो लोक सेवक माननीय न्यायालय की याचिका लगाई। उन्होंने याचिका में WP में वो अलाउ हो गए और फिर भी नहीं हुआ भुगतान, तो कंटेम्प्ट प्रकरण बन गया। कंटेम्प्ट की स्थिति में चूंकि इस कार्यालय से स्वीकृति आदेश थे और जेडी ट्रेजरी से नहीं थे, तो जेडी ट्रेजरी की पर्सनल प्रेजेंस लगी वहाँ पर, तो न्यायालय का आदेश था कि इन्हें भुगतान किया जाए और न्यायालय के आदेश के हिसाब से जेडी ट्रेजरी ने वित्त से अनुमति ली और भुगतान किया। वित्त विभाग का कहना है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी एस.के. नेमा के गलत आदेश के कारण शासकीय कोष से इतनी राशि का भुगतान किया गया है, तो उस पर पहले कार्रवाई करें। ऐसे करके उन्होंने आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र लिखा है। अब चूंकि कहना यह है कि भाई वो अधिकारी अभी यहाँ वर्तमान में कार्यरत भी नहीं है और विभाग कार्यवाही भी कर रहा है उनके विरुद्ध। हम जो यहाँ इस कार्यालय के लोक सेवक हैं या अनुदान प्राप्त शिक्षक हैं, इन सब की तो कोई त्रुटि नहीं है, तो इनके वेतन का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। इस आशय के लिए मैंने निवेदन किया है, पत्र लिखा है आयुक्त लोक शिक्षण को। पत्र की कॉपी भी आपको उपलब्ध कराई है मैंने। कुंडम में छात्रावास में लगभग 200 बच्चे हैं, उनके भोजन व्यवस्था भी 3 महीने से हम चूंकि आहरण नहीं कर पा रहे हैं तो उधारी पे कर रहे हैं लोग, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है। तो रिक्वेस्ट यही है उच्चाधिकारियों से कि इस कार्यालय के डीडीओ कोड को जारी किया जाए ताकि ये निर्दोष लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। क्या लगता है, अभी तक आपने कुछ चर्चा भी की होगी, जो आपके उच्चाधिकारी हैं और शिक्षा सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, सब, तो उनका क्या कहना है? उन्होंने फाइल बढ़ा दी है वित्त विभाग की ओर, वित्त विभाग में पेंडिंग है। हो सकता है कि जल्दी हो जाए। हमारे विभाग के सभी अधिकारी इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के आहरण अधिकार जारी हो जाए। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी होंगे, पर यह नहीं बताया जा सकता
कि कब होंगे। ये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी हैं, इन्हें पिछले 3 माह से सैलरी नहीं मिली। हम जानना चाहते हैं कि क्यों, क्या आप क्या करते, क्या नाम है और सैलरी क्यों नहीं मिली। भ्रत्य कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से विगत 3 माह से वेतन नहीं हुआ है। ऊपर के अधिकारियों द्वारा क्या किया गया, मेरे को मतलब डीडीओ का कुछ ब्लॉक किया गया है। उसका कैसे काम चल रहा है? काम अब चल रहा है, यहाँ वहाँ से कर ले रहे हैं सर। कर्ज लेके बहुत मुश्किल से इनका काम चल रहा है। आपका नाम क्या है? और श्याम सुंदर मेहता, मैं यहाँ पे क्लर्क हूँ। मेरा विगत 3 माह से वेतन अप्राप्त है और ये 4था महीना चल रहा है। हम लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। वेतन न मिलने के कारण हम लोग कर्ज लेना पड़ रहा है। जो लोन लिया है उस पे भी हम लोगों को ब्याज अलग से देना पड़ रहा है। पेमेंट के बिना बहुत ही दिक्कत हो रही है। बच्चों की फीस जमा करने में बहुत दिक्कत हो रही है। जो हम लोगों ने लोन ले रखी है वो लोन की EMI देने में हम लोगों को पेनाल्टी सहित चुकाना पड़ रहा है। और अब तो जिन्होंने लोन दी है, जिन बैंकों ने, वो अब तो घर भी आने लगे हैं और बार बार इस चीज का जवाब मांग रहे हैं, पेमेंट मांग रहे हैं। हम लोग मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हैं। कर्जे लेकर चल रहा है काम, बाकी जैसा भी है धीरे धीरे खींच रहा है गाड़ी को और उसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही। 3 माह तक तो मतलब जो जमा राशि थी उसका उपयोग कर लिया गया है, बाकी अब और आगे नहीं मिलती तो फिर और समस्याएं पैदा होंगी। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी के जो कर्मचारी हैं, ये आप तो रामानुजन तिवारी योजना अधिकारी हैं। जी जी। तो तिवारी साहब ये बताइए कि आप तो यहाँ की योजना बनाते हैं, आपके घर की योजना कैसे चल रही है? हाँ, बहुत बुरी स्थिति में चल रही है। विगत ये 3 माह से वेतन नहीं हुआ, ये 4था माह 10-15 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए मैंने तो बाकायदा CM हेल्पलाइन भी लगाया हुआ है। वहाँ से मेरे को अभी कोई समुचित निराकरण प्राप्त नहीं हुआ। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में भी मैंने शिकायत दर्ज कराई है, वहाँ से भी मेरे कोई निराकरण प्राप्त नहीं हुआ। हम लोगों ने अपने DO साहब को कई बार पत्र लिखा। DO साहब स्वयं भी चिंतित हैं, उन्होंने भी DPI में और वित्त विभाग में वित्त सचिव को पत्र लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ से कोई सार्थक उत्तर मिल नहीं रहा हम लोगों को। और ये हम लोगों का 30 यहाँ पर काफ़ी पुराने लोग हैं, 30-30, 35-35 साल से नौकरी कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने कभी प्रकरण नहीं देखा कि किसी अधिकारी ने कहीं कोई टेक्निकल गलती हो गई हो, उसके चलते 500 लोगों का वेतन रोक दिया गया हो। यदि इसमें कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी रिकवरी होनी चाहिए, उसकी इंक्रीमेंट रोकना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। अन्यथा ये तो कोई तरीका नहीं है कि उसके चलते आप ग्रांट वाले, हमारे 200-250 शिक्षक हैं और यहाँ पर अपने हॉस्टल जो चलते हैं वहाँ पर भी हमारे DO साहब के DDO कोड से ही आहरण होता है। वहाँ पर जो दुकान वाले हैं अभी तक 2-3 महीने से किराना सब्जी सब उधार दे रहे थे, कब तक देंगे? आखिर उनका भी तो घर लगा हुआ है। इसके अलावा मेरे को मेरी दोनों आंखों में मोतियाबिंद था। एक आंख में अगस्त मैंने ऑपरेशन करवाया, दूसरी आंख में मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये वेतन न होने की वजह से मैं अपना ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा हूँ। और अगले महीने से आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, तो फिर मैं 2-3 महीने और ऑपरेशन ना करवा पाऊंगा। इसलिए मतलब किसी भी प्रकार से हम लोगों की आवाज़ आप ऊपर तक पहुँचाएँ, जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम लोगों की समस्या का निराकरण हो सके। दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार यानी 17 फरवरी की देर रात 2:35 पर अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित छद्मगिरी तीर्थ में आचार्य पद का त्याग करने के साथ 3 दिनों का उपवास और मौन धारण कर लिया था। अब उनका पूजन के बाद अंतिम संस्कार किया गया। विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती थी। ऐसे संत सदियों में एक बार इस धरती में अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद अपने कार्यों के माध्यम से जो कार्य करके जाते हैं उसे युगों युगों तक कोई भूल नहीं सकता। मैं उन्हें सशक्त वर्णन करता हूँ, वे साक्षात भगवान थे। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का कल ब्रह्म में लीन हो गए। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, अपितु देश के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। रात को 2:30 बजे आचार्य श्री नमोकार बोलते हुए, नमोकार मंत्र बोलते हुए, एकदम किसी भी विकल्प को नहीं रखते हुए शांत मुद्रा के साथ में नमोकार बोलते हुए उनका समाधि मरण हुआ।
जैन धर्म में दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में शनिवार की रात को समाधि ली। वहीं इससे पहले उन्होंने आचार्य पद का त्याग कर दिया था और 3 दिन का उपवास और मौन धारण कर लिया था। 3 दिन उपवास के बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। उनके शरीर त्यागने की खबर मिलने के बाद जैन समाज के लोग डोंगरगढ़ में बड़ी संख्या में पहुंचे। पूजन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी का ब्रह्मलीन होना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। साथियों, आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं। हम सभी शोक में हैं और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। आचार्य विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। संत आचार्य विद्यासागर आचार्य ज्ञान सागर के शिष्य थे। जब आचार्य ज्ञान सागर ने समाधि ली थी तब उन्होंने अपना आचार्य पद मुनि विद्यासागर को सौंप दिया था। तब मुनि विद्यासागर महज 26 वर्ष की आयु में ही 22 नवंबर 1972 को आचार्य हो गए थे। आचार्य विद्यासागर का जन्म 1946 में कर्नाटक के बेलगांव जिले के गांव चिक्कोड़ी में शरद पूर्णिमा के दिन 10 अक्टूबर को हुआ था। विद्यासागर के पिता का नाम मल्लप्पा जी अष्टगे और माता का नाम श्रीमती अष्टगे था। घर पर विद्यासागर को सब नीलू के नाम से बुलाते थे। आचार्य विद्यासागर महाराज अब तक 500 से अधिक दीक्षा दे चुके हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज की माता श्रीमती और पिता मल्लप्पा जी ने भी उन्हीं से दीक्षा प्राप्त की थी। फिर उन्होंने समाधि ले ली थी। आचार्य विद्यासागर को उनके गहन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता था। आचार्य विद्यासागर महाराज संस्कृत और अन्य भाषाओं पर अपनी पकड़ के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने कई ज्ञानवर्धक टिप्पणियां, कविताएं, आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे हैं। 11 फरवरी को आचार्य विद्यासागर महाराज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।